हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमने पहले दो टॉपिक में चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उन्हीं लेक्चर्स को आगे लेकर कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक्स हमारे ख़त्म हो गए, इसलिए थोड़ी स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी अब, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 1 मंथ लेता है। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर सपोज मैं कहूँगा ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ये Q1 है और ये Q2 है, एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो है R है। अभी हमें शक्ल से ही समझ में आया कि R जो है वो इन चार्जेस के साइज़ के कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो वही अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो या दो बॉडीज़ के बीच में बॉडी के साइज़ के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो हम उनको बोलते हैं पॉइंट बॉडीज़। मास हो तो पॉइंट मास, चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज। बात क्लियर है क्या? कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज के बारे में है। क्या होता है पॉइंट चार्ज? अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि अगर दो बॉडीज़ के बीच में, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़, लिखा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ इज मोर देन their size, then bodies are referred as point bodies, point object, point mass, या चार्जेस के लिए हम क्या लगाएंगे? पॉइंट चार्ज। अब कूलम ने क्या बताया था? अगर सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, हमें पता है ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अगर इन्होंने रिपेल किया तो कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और रिपल्शन हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये इसको इधर धकेल रहा है और ये इसको इधर धकेल रहा है, तो रिपल्शन हम ऐसे दिखाएंगे। सपोज ये चार्ज Q1 है पॉइंट A पर, चार्ज Q2 है पॉइंट B पर, तो ये फोर्सेस है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 एंड ये फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो वही कैलकुलेशन ऑफ फोर्स जो बताया कूलम्स लॉ ने बताया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम। अकॉर्डिंग टू कूलम क्या बताया कूलम ने? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। जैसे अभी हमने रिपल्शन दिखाया, क्या होता है? नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of two charges, मतलब F जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। बात क्लियर है क्या? और दूसरा इसने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल
to the square of the distance between two charges. बात क्लियर है क्या? तो मतलब f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम कंबाइन करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो f इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 भी है डिवाइडेड बाई एंड इसके। क्या इतना क्लियर है? ये था कूलम्स लॉ। क्या बताया कूलम ने? पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, बात क्लियर है क्या? कि चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स हो या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हो, बात क्लियर है? उसकी प्रोपोर्शनलिटी प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस होता है डायरेक्टली, एंड इनवर्सली किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। एक देसी एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये 50 कूलम है, ये 10 कूलम है। ज़्यादा 50 वाला 10 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा या 10 वाला 50 पर? मतलब F12 ज़्यादा है या F21? ये कंसेप्ट यूज कर लो। कौन? दोनों इक्वल, क्योंकि 50 इंटू 10 कर लो या 10 इंटू 50 कर लो, बात एक ही है। मतलब F12 और F21 बाई मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? जितना छोटा चार्ज बड़े चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है, उतना ही बड़ी चार्ज छोटी चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लो। लिखा सबने? इसी को हम आगे लेते हैं। तो F किसके बराबर निकला? प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी चाहिए। F इक्वल्स टू, सपोज K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, Q1 Q2 बाई R², वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्लियर है क्या? तो वैल्यू ऑफ K जो है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है क्या? और K को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज KNOWN, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बात क्लियर है? और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल पानी में दो चार्जेस रखेंगे तो अलग फोर्स आएगा उन बिटवीन सेम डिस्टेंस पर। वैक्यूम में दो चार्जेस रखेंगे तो अलग फोर्स आएगा, वो हम आगे कर लेंगे भी, बट ये बात याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इज मीडियम डिपेंडेंट। तो उसका रियल वैल्यू क्या है K का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का रियल वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम या एयर। अब सर ये परमिटिविटी क्या होता है? व्हाट इज परमिटिविटी? एक उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने ट्रक तो देखे ही होंगे हाईवे पर, या किसी के घर में भी होगा। उसमें लिखा होता है आगे ऑल इंडिया परमिट, मतलब वो पूरे इंडिया में जा सकती है। स्टेट परमिट, महाराष्ट्र परमिट, जेके परमिट, झारखंड या जम्मू कश्मीर व्हाट्सोएवर। तो हाँ घर की याद आ रही है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है कहाँ तक अपना फोर्स किस मीडियम में कर सकती है, क्योंकि एयर में वो थोड़ा ज़्यादा कर लेगी एज कंपेयर टू अदर मीडियम। मतलब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिट ऑफ चार्ज टू क्रिएट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्लियर है क्या? ऑफ स्पेस मतलब इन स्पेस, मीडियम का अलग होगा। बात क्लियर है क्या? फॉर अदर मीडियम्स या फॉर मीडियम या एयर के लिए कैलकुलेशन करें क्या? एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा? 4 पाई के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? या 1/4 पाई के, मतलब वो आएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। वो आएगा, कैलकुलेट कर लो, 8.85 इंटू 10 पावर -12। यूनिट क्या आएगा के का? के का जो यूनिट है इसका उल्टा इसका आएगा, मतलब मीटर स्क्वायर का इन्वर्स आएगा। कूलम का पावर पॉजिटिव आएगा एंड न्यूटन का पावर पॉजिटिव आएगा, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दो। स्क्रीन पॉज करके खुद से डायमेंशनल फार्मूला ट्राई करो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। किया क्या? जिसने नहीं किया है वो देख लो। रियल में अब एफ किसके बराबर आया? के। Q1 Q2 स्मॉल लो या कैपिटल लो, बात एक ही है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। या एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ का क्या है? न्यूटन। या डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देख लें, ml स्क्वायर टी पावर -2, सॉरी ml टी पावर -2 मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 1/4 पाई का तो कोई है ही नहीं, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, यह हमें पता है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, इंटू 80 इंटू 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर। तो कितना आएगा वो? एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ये इधर आएगा नीचे, 1 डिवाइडेड बाई m1 L1 t -2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो वो कितना आएगा? m कितना आया? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू m -1 L -1 और -2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, -3
टी का -2 ऊपर जाकर +2, टू और 2 4, टी पावर 4 एंड ए का पावर 2। देख लो फिर से कितना आएगा, समझ में आया क्या? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F का क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इससे भी इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, कूलम का मतलब एम्पियर इंटू टाइम, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, न्यूटन पावर -1 मतलब m एल टी पावर -2 का पावर -1, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो मतलब वो आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम पावर -1 एल पावर -1 टी पावर 2 एल पावर 2, मतलब m पावर -1 एल पावर -1 और +2। इसका देख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब पर न्यूटन तो पर में आएगा, ठीक है, बात क्लियर है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के का है तो इसका उल्टा आएगा इसका। तो m1 -1 एल कितना आएगा? -2 और -1 -3 टी पावर 4 एंड ए पावर 2। चाहे आप यूनिट से कर लो या फार्मूला से कर लो, आप लोगों का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा? m1 L3 T -4 A -2, इसका उल्टा। बात क्लियर है क्या? क्योंकि k इक्वल्स टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो k और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है एक दूसरे के। इसी तरह ये हो गया फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए। अगर हम बात करते हैं मीडियम की, अगर हम बात करेंगे मीडियम की, फॉर एग्जांपल वाटर है, अदर देन एयर, कोई भी लिक्विड लो या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लो, फॉर एनी मीडियम, ये बात याद रखना। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इधर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम लगाएंगे। फॉर एनी मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा या के जो होगा किसके बराबर? 1/4 पाई परमिटिविटी एप्सिलॉन, बस एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच टू चार्जेस आर प्लेस्ड। तो इसी तरह उस टाइम फोर्स कितना बनेगा? फोर्स इन दैट मीडियम 1/k ही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखो। अब हमें क्या याद रहा? फोर्स इन वैक्यूम किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, एंड फोर्स इन वैक्यूम ये हैं एंड फोर्स इन मीडियम ये हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखो। अगर मैंने 2 पॉइंट चार्जेस रखी एयर में, Q1 Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस r है। अगर मैंने ये 2 पॉइंट चार्जेस एयर में रखे तो मतलब कौन सी इक्वेशन? ये। और अगर मैंने यही 2 पॉइंट चार्जेस किसी मीडियम में रखी तो ये इक्वेशन।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हम मैथमेटिकली अगर हम डिफाइन कर लेंगे तो इट इज़ द रेशो, लिखो, इट इज़ द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it is the ratio of the electrostatic force between 2 point charge placed in vacuum to the same point charge at same distance, electrostatic force between same point charges placed at the same distance मतलब रेशो, इट इज़ द, किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखना हो तो मतलब हम FV/FM करेंगे। क्या करेंगे? रेशो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम, मतलब FV टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम पॉइंट चार्जेस मतलब FM करेंगे। तो मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट स्मॉल k से। तो कैपिटल K जो आएगा वो आएगा FV/FM। तो FV कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2/r² डिवाइड FM कितना है? 1/4πε0 नहीं, Q1 Q2/r²। क्या बात क्लियर है? क्या डेफिनेशन यही है? 4π ने 4π को मारा, Q1 Q2/r² ने Q1 Q2/r² को मारा, तो बड़ा के इक्वल्स टू ये ऊपर आएगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, भी इसी को बोलते हैं। मैथमेटिकल टर्म है, क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन और इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या याद रखना एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम के भी बोलते हैं, या एप्सिलॉन इक्वल, या एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर को के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है क्या? समझ में आया? ये चीज़ें याद रखनी है। क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू FV/FM, क्लियर है क्या? और FV/FM को जब हमने सॉल्व किया तो वो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट आया, तो वही होती है रिलेटिव परमिटिविटी। लिखा सामने, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, गजनी हो आप लोग। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव TIVE, परमिटिविटी PERMIVI, परमिटिविटी TIVITY लिखा सबने। ओहो, अगर अब हम मीडियम की बात करें, किसकी बात करें? मीडियम की। इतना समझ में आया क्या? पॉइंट वाइज समझना है इसको, बिल्कुल। क्या हमने समझा? पहला फोर्स इन वैक्यूम जो है, फोर्स इन वैक्यूम कितना था? K Q1 Q2/r², मतलब या हम बोलेंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स इन मीडियम कितना था? K Q1 Q2/r², बट K कितना था? 1/4πε, याद रखना है।
इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम एप्सिलॉन को ये वाला वैल्यू भी रख सकते हैं। सपोज मैंने इस पूरे सिस्टम को पानी में रखा, अब चलो पानी बना देते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा कितना होगा, बोलो 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह क्या हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, फोर्स इन पानी या मीडियम, इंटू एप्सिलॉन की जगह जो इक्वेशन 2 लिखा था इधर, के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इतनी पूरी टर्म लूँ, देख लो यार कितनी, ये देख लो, चश्मा बन गया, बट ये देख लो एफ एम इक्वल्स टू, क्या ये के इन वैक्यूम है, मतलब क्या ये के इन वैक्यूम स्मॉल के और ये कैपिटल के हैं, तो क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एफ वी है बाई के। बात क्लियर है क्या, मतलब एफ वी इक्वल्स टू के टाइम्स एफ एम। अब एफ वी ज़्यादा या एफ एम ज़्यादा, याद रखना पड़ेगा, ये हमें डेफिनेशन से भी आया था, के इक्वल्स टू एफ वी बाई एफ एम, के इक्वल्स टू एफ वी बाई एफ एम। समझ में आया क्या कि के इक्वल्स टू एफ वी बाई एफ एम का मतलब क्या है, कि अगर मैं कहूँगा कि मीडियम में ज़्यादा फोर्स है या वैक्यूम में, तो बताओ, मीडियम में नहीं, उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया। मतलब मैं अगर पानी की एग्जांपल लूँगा, फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू 80, कल भी बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पानी 80 होता है, 80 टाइम्स एफ एम, मतलब एफ एम इज़ 80 टाइम्स लेस देन एफ वी, एफ एम इज़ 80 टाइम्स लेस देन एफ वी, मतलब के जो है वो हमें बताता है कि कितने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, कितने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ये के डिवाइड में ही क्यों आता है, डेरिवेशन है इसका, वो हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स में, वो सेक्शन अलग है कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर से पहले हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया क्या, मीडियम में पता चला, हाँ या ना। सिंपली इतना भाषण, अगर हमें सिर्फ JW ओरिएंटेड पढ़ना है तो इतने से हमें एक ही चीज़ सीखना है, फोर्स जो है कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के जो होगा वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन या के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एंड के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज द रेशियो ऑफ Fv टू Fm। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, पहले 2D में लिखते हैं या स्ट्रेट लाइन पर, फिर प्लेन पर। लिखो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिखा सबने। फिर से हम स्टार्ट में जो हमने डायग्राम बनाई थी, सपोज पॉइंट ए पर एक पॉइंट चार्ज Q1 है, पॉइंट बी पर दूसरी पॉइंट चार्ज Q2 है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस R है। तो अगर सपोज ये प्लस है, ये प्लस है, तो हमें पता है ये इसको इधर की ओर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 या फोर्स एक्सपीरियंसड बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, एंड ये जो होगा ये डायरेक्शन 2 ने इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस फोर्स किया, इक्वल एंड अपोजिट। वेक्टर फॉर्म का मतलब ही वही है, हमें वही प्रूव करना है, दैट F12 इक्वल्स टू माइनस F21। अगर मैं देख लूँगा
कि यहाँ से यहाँ तक जो है पोजीशन वेक्टर 1 होगा एंड यहाँ से यहाँ तक भी पोजीशन वेक्टर 1 होगा। तो जो ये दोनों की पोजीशन वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है। फॉर एग्जांपल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी तरह अगर मैं कहूँगा कि ये पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक, या पोजीशन वेक्टर A से B तक, या यूनिट वेक्टर, एंड ये यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A है, तो मुझे पता है F12 जो होगा इक्वल्स टू वैक्यूम में है पूरा किसके बराबर, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RAB का होल स्क्वायर, ये हो गया बाई मैग्नीट्यूड, अब वेक्टरिकली तो इंटू R कैप फ्रॉम A टू B। इसी तरह F21 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RAB या BA, बात एक ही है क्योंकि सिर्फ हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इनटू R कैप फ्रॉम B टू A। हमने यूनिट वेक्टर्स में पढ़ा होगा, अगर याद है, R12 इक्वल्स टू माइनस R21, मतलब RBA या AB इक्वल्स टू माइनस R, अगर BA इधर इधर AB, तो मतलब देयरफॉर F21 हम लिख सकते हैं, कैसे आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई RBA, RAB लिख सकते हो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन नहीं है। R कैप BA जो है उसकी जगह हम माइनस RAB लिख सकते हैं। बात क्लियर है क्या? तो माइनस बाहर आएगा, अगर माइनस बाहर आया तो कितना बनेगा वो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RAB का होल स्क्वायर इंटू RAB का कैप। ये जो है ना, ये टर्म क्या F12 है, देख लो, विच इक्वल्स टू माइनस, तो ये रहा F12, हाँ या ना। कैप लिया है तो वेक्टरिकली रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है, मतलब F21 इक्वल्स टू माइनस F12, जो हम बता रहे थे कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये लगाएगा, बस डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी है, मतलब F1/F2 इक्वल्स टू -1, यह सिर्फ मैग्नीट्यूड में +1 आएगा। क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या फोर्स हमेशा पेयर में होता है, समझ में आया क्या, वेक्टरिकल फॉर्म आया, क्लियर है क्या। इसी तरह प्लेन में आप लोग खुद ट्राई कर लेना, बुक से भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये था बेसिक कूलम्स लॉ के बारे में, समझ में आया क्या। कूलम्स फोर्सेस जो हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखो। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लिखो, बताते जाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस does not exist if the distance between two charged particles is less than 1 FM। FM बोले तो फर्मी, मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है क्योंकि उसका साइज 1 FM है, मतलब वहाँ पर कूलम्स लॉ
वैलिड ही नहीं है। लिखा। नंबर 2 लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। लिखा। सेंट्रल फोर्सेस बोले तो सेंटर से आते हैं, दिल्ली से, ऐसा क्या नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा, ये 2 चार्जेस है, यहाँ से यहाँ तक, ये इन्हीं के इसी एक्सिस पर एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने तीसरी चार्ज लाया तो वो बिल्कुल इसके सेंटर से इसके सेंटर के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये इसके सेंटर से इसके सेंटर, मतलब ये इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। हो गया क्या? समझ में आया क्या सबको? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। लिखो क्वेश्चन। लिखा। लिखो 2 particles each having mass 5 ग्राम साथ साथ लिखते जाओ, टाइम बच जाएगा। लिखा क्या? क्वेश्चन में क्या बताया गया है? 2 particles each having mass 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻7 कूलम। हम डायग्राम से बनाएंगे ताकि समझने में इजी हो जाए। स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल। सपोज ये एक टेबल है, टेबल का मैं सिर्फ सरफेस बना दूंगा। इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है।
क्लियर है क्या? क्या बताया क्या गया है? 10 पावर -7, सपोज दोनों में पॉजिटिव है, प्लस 10 पावर -7 कूलम इसकी भी है, प्लस 10 पावर -7 कूलम इसकी भी है, या दोनों में नेगेटिव है, या एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अगर दो ऐसा कोई भी केस होता, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करते, मतलब या तो ये एक दूसरे के क्लोज आते या तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते। तो बट इस टेबल के फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया है। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन ये है, और ये जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? अगर दो फोर्सेस के एक्ट करने के बाद भी ये रेस्ट पर हैं, उसका मतलब है जितना वो वाला फोर्स है उतना ये वाला फोर्स भी है। तो मतलब इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू Fe। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू Fe। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू Fe। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? म्यू mg इक्वल्स टू Fe। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या? आगे बस वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेट करना है। कर सकते हो, खुद से कर लो, नहीं आएगा तो फिर देख लेना आगे। तो मतलब म्यू किसके बराबर? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर mg। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर mg। K कितना है? 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 कितना है? 10 पावर -7 इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना गिवन था? 10 सेंटीमीटर था क्या? मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -1 मीटर का स्क्वायर। m कितना है? बोलो, 5g था क्या? मास कितना है? 5g, 5 ग्राम है। तो m इक्वल्स टू 5 ग्राम मतलब 10 पावर -3, क्योंकि सारा SI में लाया है, इंटू ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 या 9.8। इसको सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आएगा। कितना आया? 0.18 आया क्या? देख लो। 9/5 कितना हुआ? 5 1 ज़र 5, 4 5 8 सर, मतलब 1.8 इंटू 10 पावर 9 -14 -5 डिवाइडेड बाई 10 पावर -2 10 पावर -3 और इंटू 10 पावर -2 और -3 -5 इंटू 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 मतलब 1.8 इंटू 10 पावर -1 मतलब 0.18 आएगा सबका। म्यू का ऐसा यूनिट क्या है? क्या है? यूनिटलेस। समझ में आया? हो गया क्या? सबने लिखा? ओके, लिखो दूसरा। सपोज चार्ज Q1 is rotating about या around charge Q2
चार्ज q1 is rotating around charge q2 at distance r या a, मतलब रेडियस a पर। q2 स्टेशनरी है मतलब, एंड q1 इज रोटेटिंग। बात क्लियर है क्या? तो q2 सेंटर पर है एट डिस्टेंस a। फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड कितना है, टाइम ऑफ रोटेशन कितना है। अगर ये इसके अराउंड रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है, हमने 11th में पढ़ा है कि अगर हम ऐसे 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 घुमा रहे हैं तो टेंशन अंदर की ओर, टेंशन की वजह से घूमता था ना। तो इधर कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स अंदर की ओर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर है क्या? एक का पॉजिटिव होना और एक का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है कंडीशन ऑफ रोटेशन, जो हमने फिर एटम के अंदर भी देखा कि एक का पॉजिटिव होना और एक का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व नहीं कर पाता। तो इसी तरह ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यह हमें खुद से पता होना चाहिए। Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब भी कोई चीज़ घूमती है तो आउटवर्ड एक फोर्स, स्यूडो फोर्स आता है, उसको हम बोलते हैं Fc, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, है ना। और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का सेंट्रीफ्यूगल जो था वो है Fc। तो मतलब अगर ये ऐसे घूम रही है तो Fc इक्वल्स टू Fe, नहीं तो ये इससे ऊपर जाती। तो इन सच कंडीशन Fc और Fe इक्वल है। Fe कितना है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मॉड दोनों का। क्लियर है क्या? अरे वेक्टोरिकली देख लो, ये क्या है? Fe प्लस Fc जो होगा, नेट फोर्सेस जीरो बट नेट वेक्टर फोर्सेस। तो अब हमें पता है Fe जो है अगर बाई मैग्नीट्यूड प्लस Fc क्या है इसका? माइनस में है ना। बात क्लियर है क्या? क्योंकि इसके अपोजिट है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब Fe इक्वल्स टू Fc, हाँ या ना। तो Fe अगर Fc के बराबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, K या 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। मतलब R कितना है? A है, एक A से एक A कैंसिल, तो V कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ किसके बराबर? ये इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई MA। बात क्लियर है क्या? अब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस, v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम पीरियड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना करता है एक पूरे रेवोल्यूशन में? सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr। कितना करेगा? 2πr। तो अब हमें पता है v इक्वल्स टू किसके बराबर? s बाई टी, मतलब v इक्वल्स टू 2π, रेडियस कितना था? a डिवाइडेड बाई टी, या t इक्वल्स टू 2π a डिवाइडेड बाई v।
बात क्लियर है क्या? अब v का वैल्यू हम इधर से पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मतलब t इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर का रूट लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि v हमें रूट में है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई ma। तो फाइनल आंसर कितना आएगा सारे देख लो, 4 ऊपर आएगा तो 16 पाई इंटू पाई स्क्वायर पाई क्यूब, एप्सिलॉन ऊपर आएगा एम ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब एम ए क्यूब डिवाइडेड बाई q1 q2। ये टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा। समझ में आया क्या? बात क्लियर है क्या? तो आज हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं और आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज कर लो। हमने सिर्फ कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन लिखी, सबको याद है क्या? क्लियर है क्या? और उसके बाद हमने क्या किए, थोड़े से क्वेश्चन किए। और कल जो हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, उसके लिए वेक्टर्स की जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि कल आप सारे लोग वेक्टर्स पढ़ के ही आओगे, तभी आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ आएगा। पहले मैं कल वेक्टर्स 2-5 मिनट रिवाइज कर लूँगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन फास्ट होगा। तो वेक्टर्स के बाद हम शुरू करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नया चैनल है कंसेप्ट JEE एंड नीट, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।